नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। परिवहन मंत्री उत्तराखंड यशपाल आर्य ने सितारगंज का दौरा किया और इस दौरान परिवहन मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर रोडवेज जो स्टेशन है उसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे। इस स्टेशन से लेकर 3 बसों का संचालन शुरू हुआ है, यानी कि 3 बसें जो है वो स्टेशन पर थी और इनका संचालन शुरू कर दिया गया। इसके अलावा टनकनपुरा डिपो से आने वाले प्रत्येक बस इस स्टेशन से होकर ही आगे के लिए रवाना होगी। और इस अवसर पर वही परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा कि 4 करोड़ 21 लाख रुपए से तैयार इस बस स्टेशन में अभी भी कुछ कार्य बाकी है, जिनके लिए अलग से बजट की व्यवस्था की जाएगी। वहीं विधायक सौरभ बहुगुणा ने अन्य विकास कार्यों को भी जल्द पूरा कराने का आश्वासन दिया। यहाँ पर सितारगंज में जो बस टर्मिनल है उसका लोकार्पण हुआ है। इसकी कुल लागत 4 करोड़ 21 लाख रुपया है। कोशिश करेंगे, प्रयास होगा कि यहाँ पर जो भी कुछ कमियाँ रह गई हैं उसके लिए भी अलग से बजट स्वीकृत किया जाएगा। सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से विधायक हैं, उनका एक लगातार उनकी कोशिश रही। आज उसका जनता को हमने बस टर्मिनल सौगात दी है, ऐड किया है। जहाँ तक बसों का यहाँ से संचालन यहाँ दिल्ली होगा, देहरादून होगा, बरेली भी संचालित हो रही है। पहले ही बरेली लग चुकी है यहाँ से बसें। हमारी कोशिश है कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। हमने ये भी कहा है कि यहाँ से बाईपास से कोई बसें न जाएं। जो भी बसें दूरस्थ क्षेत्र की बसें यहाँ पर वो गंतव्य स्थल पर जा रही हैं तो यहाँ पर अवश्य यहाँ से बस अड्डे से ही यात्रियों को लेकर जाएं। तो कोशिश है कि बेहतर यहाँ पर बस अड्डे का निर्माण हो। बहुत समय से मांग थी, आज पूरी हुई है। और भूमि होगी, भूमि के उपलब्धता के आधार पर डिपो का भी निर्माण करेंगे। पहले मैं उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, हमारे परिवहन मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इन्होंने 13 साल से जो इस क्षेत्र की डिमांड रही है बस अड्डे की, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने इसकी नींव रखी थी 2012 में। कुछ कारणवश जिसमें फंड की कमी होने के कारण पिछली सरकार में ये बस अड्डा पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब ये पूरा बस अड्डा लगभग बन के तैयार हो गया है। 4 करोड़ 68 लाख रुपये की पूरी लागत लगी और इनिशियल स्टेज पे हमने इसमें 3 बसों का आवाजाही शुरू करवाई है, जो है सितारगंज से बरेली, सितारगंज से दिल्ली और सितारगंज से देहरादून। लेकिन जितनी भी लॉन्ग रूट की बसें टनकपुर से चल रही हैं वो सारी बस अड्डे के अंदर होके जाएंगी, चाहे वो पंजाब जाए, पीलीभीत जाए, कहीं भी जाए, तो वो सारी इस बस अड्डे में होती भी जाएंगी। मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, कुछ जनप्रतिनिधि के द्वारा, कांग्रेस के कुछ लोगों के द्वारा ये लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि टनकपुर से जो बसें आएंगी वो पूरी तरह भर के आएंगी, यहाँ के लोगों को धक्का खाना पड़ेगा। वो एकदम गलत सूचना है। सितारगंज बस स्टेशन की जितनी बसें यहाँ पर आएंगी उन सब में सितारगंज की सीटें रिजर्व होंगी। वो टनकपुर से खाली होकर यहाँ पे आएंगी और सितारगंज से भरी जाएंगी। तो कृपया। तो बिहार विधानसभा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, उपचुनावों में हुई भाजपा की जीत को लेकर मसूरी में आज स्थानीय विधायक गणेश जोशी की अगुवाई में जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल की थाप पर खूब यहां पर नाचते हुए नजर आए। इस अवसर पर गणेश जोशी ने जीत का जो सहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर पर बांधते हुए कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर काम करती है। उन्होंने कहा कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही आज बिहार में पूर्ण बहुमत वाली सरकार फिर बनी है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रचंड जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और आज मोदी जी के नेतृत्व में जहां बिहार के अंदर जहां एग्जैक्ट पोल सारे फेल हो गए, सारे सर्वे फेल हो गए, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें दोबारा आएगी, लेकिन सारे मिथक तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर बनी है। उपचुनावों में चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से उन सीटों को जीता है।
ये इस बात का प्रतीक है कि आज आम जनमानस, देश की आम जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, चाहे हमारी दिल्ली की सरकार हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की उत्तराखंड की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। और आज कार्यकर्ताओं के अंदर जो ऊर्जा भरी है, 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी और प्रदेश का विकास होगा। तो बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ ही भाजपा को दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में जनता ने विधानसभा की सीट दी है, जिससे देश और उत्तराखंड में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। और भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटाखे चलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। जीत है, अभूतपूर्व जीत है। ये नरेंद्र मोदी के प्रति और भाजपा के प्रति बिहार की जनता का विश्वास था। मैं बिहार की जनता को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने मन गलत आरोपों पे और कोरोना जैसी महामारी के होने के बाद भी भाजपा पे विश्वास किया, नरेंद्र मोदी पे विश्वास किया और ये किसी तरह विचलित नहीं हुए। ये महागठबंधन ने महाप्रलोभन दिए, परंतु भाजपा के कार्यकर्ता और पूरी भारत की जनता ने जिस तरह भाजपा पे साथ दिया, उसके लिए मैंने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और डबल इंजन की सरकार जिस तरह बिहार में सफल हुई है, आगामी 2022 के चुनाव में उत्तराखंड विधानसभा में यही हम दोहराएंगे। पहले तो मैं बिहार की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से एनडीए सरकार पे विश्वास जताया। और फिर मैं बधाई देना चाहूँगा नरेंद्र भाई मोदी जी को, इनके नेतृत्व में बिहार में सरकार बनने जा रही है। और उत्तराखंड में 2022 का चुनाव जो होगा उसमें भी डबल इंजन की सरकार आएगी। बिल्कुल युवा मोर्चा, इसमें मैं पहले तो बिहार की जनता को विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि युवा मोर्चा भी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में अपना पूरा योगदान देगा। और विशेष आभार मैं प्रकट करना चाहता हूँ जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका बहुत बहुत मैं दिल से आभारी हूँ। युवा मोर्चा पूरे जिले में इसका युवा मोर्चा विकासनगर ऋषिकेश मसूरी सारी जगह ही मनाया जा रहा है। तो यूपी के बदायूं की रहने वाली जेवा खानम ने अपने परिवार द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न और अपने परिवार द्वारा ताऊ के लड़के से निकाह करने के रोजाना बनाए जा रहे दबाव से त्रस्त आकर अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया है। यही नहीं, पीड़ित लड़की ने अपने परिवार पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए हरिद्वार कोतवाली पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई। और पीड़ित लड़की ने अपने परिवार और बदायूं पुलिस ने अपनी जान को यहां पर खतरा भी बताया है, यानी कि पुलिस के साथ ये पूरी बातचीत उन्होंने की है। और इस मामले को सूचना के आधार पर जब देखा गया है तो सूचना मिलने पर कई हिंदू संगठन पीड़ित लड़की के समर्थन में हरिद्वार कोतवाली पहुंचे। वहीं इस मामले में बदायूं पुलिस भी लड़की की बरामदगी के लिए हथियार यहां पर डालने की कोशिश कर रही है, यानी कि बरामदगी कराने की भी कोशिश जो है वो लगातार पुलिस इसमें काम कर रही है। और हरिद्वार पुलिस पहुंच चुकी है। तो हरिद्वार पुलिस ने पीड़ित लड़की को मामले की गंभीरता से देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत किया है। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की कार्यवाही है उस पर काम करना शुरू कर दिया गया है। एक्चुअली मैं अपने परिवार वालों के उत्पीड़न एवं यौन शोषण से तंग आकर यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसमें मेरे फादर का नाम इदरीस खान जो कि एसआई हैं और आईजी ऑफिस बरेली में कार्यरत हैं। तो मैं अब 21 साल की हूँ और अपनी मर्जी से यहाँ तक आई हूँ, लेकिन उन लोगों का प्रेशर है पूरे प्रशासन का कि आप वापस आइए। मैं ये बात वहाँ पे लिख कर आई हूँ, एसएसपी बदायूं, डीएम बदायूं, महिला आयोग और सीएम पोर्टल के लिए सबके लिए लिखित में शिकायत दर्ज कर आई हूँ। और अपनी सुरक्षा की मांग भी की थी मैंने कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मुझे इन लोगों से खतरा है। बट क्या कहते हैं, अब पूरा आईजी ऑफिस का सोर्स जो है, जो मेरे डैडी हैं, वो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हैं। मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि वो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहे हैं और पूरा प्रशासन का दबाव मुझ पर है कि आप कैसे भी कर वहाँ आइए। तो अभी तक तो मुझे अपने परिवार वालों से खतरा था, लेकिन अब मुझे पुलिस प्रशासन से खतरा है। आज एक लड़की अपने अधिकारों के लिए और अपनी आज़ादी की मांग को लेकर आज इस थाने में आई है सुरक्षा मांगने के लिए। उसने जनता से और उत्तराखंड पुलिस से सुरक्षा मांगी है।
बजरंग दल ने तय किया है कि हम उसके पूरी सुरक्षा और पूरी मदद देंगे। यह भारत की मलाला है, ये भारत की बेटी है जो अपनी आज़ादी को लेके निकली है और देश का नेतृत्व करना चाहती है। ये वो लड़की है जिसने पीसीएस का 2 बार क्रैक किया है एग्ज़ाम को, जो 2 बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक किया है और इसे कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, इसकी शिक्षा को रोका गया। और ये लव जिहाद की जन्मी बेटी है। इसकी माँ हिंदू थी, इसका बाप मुसलमान था। इसे हमेशा हिंदू माँ के कारण इसका प्रताड़ना होती रही, इसका फिजिकल असोल्ट हुआ है, इसका शारीरिक उत्पीड़न हुआ है। तब ये निकलकर आज पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए निकली है। आज यहाँ कोतवाली में एक जेवा खानम नाम की लड़की जो कि बदायूं से आई हुई है, यहाँ कोतवाली में आई और उसके द्वारा बताया गया कि उसे बदायूं में अपने परिवारजनों से जान का खतरा है। तो इस संबंध में बदायूं पुलिस भी आई हुई है। हाँ, उनके द्वारा वहाँ पर बदायूं में गुमशुदगी पंजीकृत है। तो लड़की ने जैसा अपनी जान को खतरा बताया, तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे द्वारा लड़की को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयानों के लिए भेजा गया है और जैसा भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा आदेश किया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जैसा कि मेरी लड़की से भी बातचीत हुई है, मेरे मतलब धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात मेरे सामने नहीं आई। कानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के कथित वायरल ऑडियो को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज फिर चैंपियन समर्थक मंडी समिति के पूर्व चेयरमैन भीम सिंह डाडकी, दलित नेता ईश्वरपाल और मुस्लिम नेता इस्लाम आदि दर्जन भर नेताओं ने शेखपुरी गांव में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि विधायक चैंपियन केवल गुज्जर समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के चहेते नेता हैं। उनके द्वारा खादर क्षेत्र में सभी जो वर्ग हैं उसके धर्मों के लोगों के चहुमुखी विकास के लिए काम किया गया है। इसीलिए सर्व समाज के लोग उनका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों द्वारा उनके खिलाफ उल्टी सीधी बयानबाजी कर कीचड़ उछालने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि 5 तारीख में एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था, जिसके संदर्भ में माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी ने 6 तारीख में अगले दिन खेद व्यक्त कर दिया था कि अगर किसी को हमारी भावना से ठेस पहुंची है तो उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। उसके बावजूद कुछ लोग, विरोधी लोग, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक झूठा षड्यंत्र रचाकर माननीय चैंपियन साहब का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में उस चीज़ का लाभ लेना चाह रहे हैं। लेकिन वो अपना ये मुकालता दफा कर लें। माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने विकास कार्यों के दम पर पिछले 20 वर्षों से हमारे विधायक हैं और आगे भी विधायक रहेंगे। क्षेत्र की जनता का प्यार उनके साथ है। विरोधी चाहे जो भी कर लें, अगर वो इस प्रकार से अपनी गलतियों से बाज नहीं आएंगे तो आगे की रणनीति बनाकर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने का कार्य करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि एक विकास पुरुष है, विकास पुरुष की छवि को खराब ना करें। अगर कुछ परेशानी है, दिक्कत है जनता को, जनता उनसे सामने बैठ के बात करे। अगर कुछ समस्या है तो उनसे समाधान कराएं। अगर इस तरह के 5 तारीख के जो प्रकरण हुआ उसको लेकर आप लोग अगर कुछ आपके मन में विरोध है तो उसको लेकर भी उन्होंने 6 तारीख को अपना खेद व्यक्त कर दिया था। अगर इसके बावजूद भी आप लोग अगर नहीं मानते हैं और नहीं समझते हैं तो इसको विरोध में हम लोग पूरा दलित समाज आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। रोड पर आपकी जिम्मेदारी है। साहब के प्रकरण को लेकर मैं कहूँगा कि ये बसपा और कांग्रेस की चाल है और कुछ नहीं है, ये लोगों को भड़का रही है। चैंपियन साहब का इतना बड़ा जनाधार है, वो इनसे कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि चैंपियन साहब विकास पुरुष आदमी हैं और विकास की बात करते हैं। इस लक्सर को, किस तरह खादर क्षेत्र को उन्होंने चमकाया है, ये पूरा उत्तराखंड नहीं हिंदुस्तान जानता है। तो सरकार के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल भी मोर्चा खोल चुकी है और कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने उनकी अगुवाई में सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने लश्कर रुड़की हाईवे पर अर्धनंगन होकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विकल्प करार देते हुए कहा कि लक्सर रुड़की हाईवे अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से इसकी मरम्मत को लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल हो चुकी है। लक्सर की जनता की तरफ लक्सर के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोग अवसरवादी के लोग हैं, अवसरवाद की राजनीति करते हैं। चुनाव जीत गए, घर बैठ गए, पीड़ा नहीं समझते हैं यहाँ के लोगों की। लक्सर के स्वाभिमान को लगातार रगड़ने का काम कर रहे हैं भाजपा के सांसद, भाजपा की केंद्र सरकार और मोदी सरकार।
रुड़की रोड के निर्माण में क्या आपत्ति है? 8 महीने से लगातार कांग्रेस सेवा दल धरना प्रदर्शन कर रहा है। बजट 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 जियो, अरे तो 3 साल से चल रहा है। मुझे तो सड़क पे काम चाहिए, क्यों काम नहीं कर रहे हो? क्या आपत्ति है यहाँ के किसान से, मुसलमान से, नौजवान से? क्यों नाराजगी है यहाँ के व्यापारी से? क्यों नाराजगी है यहाँ के बेरोजगारों से? क्यों इंडस्ट्री नहीं लगाते हो? क्यों लक्सर की रोडों का निर्माण नहीं कराते हो? जवाब दो, हिसाब दो। हमने तय किया है, आज अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 29 दिसंबर को हम यहाँ राष्ट्रीय ध्वज वंदन कार्यक्रम करके बड़ी जंग का ऐलान करेंगे। उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।